हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल एआईसी लाइव पर। लाइव में ई 2 बार है, ध्यान रखना भाई। एआईसी लाइव में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं शीट डिस्कशन और चैप्टर है वेक्टर्स। रिसेंटली हमने चैप्टर वेक्टर्स ही ख़त्म किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में लगाए थे। उनमें से जो शीट्स आपको मिली थी उनमें उन शीट्स का डिस्कशन अब सेशन स्टार्ट हो रहा है। कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको लगा के दिखाए जाएं। जो जो क्वेश्चंस आपके अटक रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू उनको आप एक्सेस कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर का शीट डिस्कशन। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। कह रहा है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर 3i कैप 4k कैप ऑन वाई एक्सिस इज। समझे, सबसे पहले तो आप कोई वेक्टर लिखें, वेक्टर v, और वेक्टर v लिखें, मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें आई कैप के साथ वाला जो भी आदमी है, ये आदमी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कहलाता है। सिमिलरली ये प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस कहलाता है। ये जो कंपोनेंट्स है ना आई जे के कैप के साथ, वही है। और ये प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस कहलाता है। तो आपको जो वेक्टर गिवन है, आप इस गिवन वेक्टर को चेक करिए। आपके पास गिवन वेक्टर जो लिखा हुआ है दैट इज 3i कैप। जे बेटा नहीं दिया है, जो नहीं दिया उसे 0 मान लेते हैं। एंड 4k कैप। अगर एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन आपको चाहिए तो वैल्यू 3 है। वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन आपको चाहिए तो वो 0 है। और जेड एक्सिस का अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए तो वो आई होप 4 है। दिख रहा है सबको साफ? ये एक्स, ये वाई और ये जेड। सवाल अगर आप ध्यान से देखें तो उसने वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन पूछा है, और गिवन प्रॉब्लम में वाई एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं है। जो कंपोनेंट नहीं है वही प्रोजेक्शन है। काम खत्म। देखिए आरपीएमटी 2004 का सवाल है, पुराना है, मेडिकल का है, लेकिन ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, वो 3 2 5 है। इट्स पोजीशन वेक्टर विल बी। अब ध्यान से देखिए, 3, 2, 5 ये इसके पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये रहा आपका x, ये रहा आपका y और ये रहा आपका z। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इस तरह का रहेगा। तो आप बना लीजिए इसे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये आपके हो गए पोजीशन वेक्टर। किसी प्रकार का इशू है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और अगर आप ढूंढने जाएंगे तो 3i कैप 2j कैप 5k कैप कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे आइए, अगला सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी। तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अगर मैं डेल्टा आर लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यानी मुझे फाइनल पोजीशन वेक्टर भी चाहिए और इनिशियल भी चाहिए। तो कुछ बातें दिमाग में रखना। जिस पोजीशन वेक्टर के साथ फ्रॉम लिखा होता है वो इनिशियल होता है, और जिस पोजीशन वेक्टर के साथ टू लिखा होता है वो फाइनल होता है। यानी फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, यानी चला कहां से? पी से, गया कहां तक? क्यू तक। तो जहां तक गया वो फाइनल, जहां से गया वो इनिशियल। तो अगर मैं आर इनिशियल लिखने की कोशिश करूं इस पूरे हिस्से से, तो मुझे लगता है कि लिखना पड़ेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इफ यू कैन सी, ये है उसका इनिशियल पोजीशन, ये x, ये y, ये z। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, 3 हो गया x, y और 5 हो गया z। ठीक है। और अगर ये आपको दिख रहा है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारे हिसाब से होना चाहिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, दैट इज डेल्टा आर वेक्टर इज, आर फाइनल लिखो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फिर माइनस लगा लो भैया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। अब जहां भी माइनस आए तो दिमाग में रखना कि माइनस की वजह से बच्चों की बहुत गलतियां होती हैं। तो माइनस से बचने का एक ब्रह्मास्त्र है, वो है ब्रैकेट। जहां माइनस आए ब्रैकेट लगा लो। आर इनिशियल लिखो, ये लिखा है आर इनिशियल येलो से, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये हो गया। अब ब्रैकेट खोल लीजिए, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब माइनस करने की निंजा टेक्निक आपको सिखाई गई कि i का i से, j का j से और k का k से संबंध होता है।
तो विश्वास रखें कि यही काम करेगा। 3i माइनस 2i इज नथिंग बट 1i, 4j माइनस 3j इज प्लस 1j, एंड 5k माइनस 5k इज नथिंग बट 0k। तो बेसिकली आंसर इज आई कैप प्लस जे कैप। ढूंढो जरा आई कैप प्लस जे कैप कहाँ है। तो ये है आई कैप प्लस जे कैप, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन पढ़ें फिर से। करेक्ट फोर्स है 5 न्यूटन का, वो एक पार्टिकल पे काम करता है along a direction making an angle of 60 डिग्री with the vertical, its component will be, vertical component will be। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल लाइन है एंड देयर इज अ फोर्स, दैट फोर्स एक्ट्स, ये फोर्स 5 न्यूटन की है एंड दैट एक्ट्स 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। हमने कहा ठीक है यार, 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल लाइन हो गया, अच्छी बात है। अब इसके कंपोनेंट बताने हैं, तो हमने कहा सुनो, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट सोचो और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सोचो। तुमने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि सवाल को पढ़ो तो उसने पूछा है तुमसे वर्टिकल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाने के दो तरीके, एक डिजायर्ड डायरेक्शन जहां सवाल पूछा गया, और एक पहले वाले के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन अपनी मर्जी की जहां भी कंपोनेंट बनाना है, क्योंकि सवाल वर्टिकल पे पूछ रहा है तो एक कंपोनेंट हमने अपनी मर्जी का बना लिया, और दूसरा कंपोनेंट मजबूरी में पहले वाले के परपेंडिकुलर बनाना होता है, तरीका होता है। ठीक, और इसमें आपको पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है, और जहां कहीं भी थीटा है, इस थीटा के साथ में जो भी कंपोनेंट है वो बेस कंपोनेंट है, और बेस कंपोनेंट कॉस थीटा से निकल कर आता है, और थीटा के दूर साइन कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो वो साइन थीटा से निकल कर आता है। हमें वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए था, यही हमारा आंसर। तो अगर मैं इस आंसर को सॉल्व करूं तो 5 और कॉस 60 इज 1/2, दैट इज नथिंग बट 2.5 न्यूटन। तो 2.5 न्यूटन पे टिक लगाया जाए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे बिठाते हैं हम लोग, सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है वेक्टर ए है, हमने कहा ओके, और वेक्टर बी है, हमने कहा ओके, आई जे के कैप में दिए हैं, अच्छी बात है। कह रहा था वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। ये देखो वेक्टर बनाने वाला सवाल है, तुमको सिखाते हैं कैसे। जैसे पुराना कॉन्सेप्ट याद करो, कहता था कि कोई वेक्टर है वी, इसका मैग्नीट्यूड है 25 और वो पैरेलल हो गया है ए वेक्टर के। तो हमने कहा यार 25 का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन एक ही है, और हम लोग जानते थे कि डायरेक्शन को लाने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते थे, और जिस भी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था, हम उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लिया करते थे। तो देखो क्या कह रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो बी के जैसा होना चाहिए, यानी यहां जो 25 लिखा हुआ है वो मैग्नीट्यूड है। तो एग्जाम्पल के लिए 25 लिख दिया, बेसिकली यहां पर मैग्नीट्यूड आना चाहिए बी का, हमने कहा ओके, और यहां पर डायरेक्शन आनी चाहिए बी की। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को इरेज करते हैं। अब ध्यान से देखना, हम लोग सबसे पहले b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि उसे चाहिए क्या, b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड देखो, √7² + 24² ये आएगा। कोई बच्चा पूछेगा ऐसा कैसे लिखा, तो ध्यान से देखो, कोई भी वेक्टर v होता है तो उसका फॉर्मूला होता है xi कैप + yj कैप + zk कैप। आपको क्यूबॉइड और क्यूब का सिस्टम बनाकर दिखाया था कि इसका जो मॉड है, यानी मैग्नीट्यूड है इस लेंथ का, दैट इज x² + y² + z²। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, हम लोग ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते थे। तो वही चीज बी की बेटा यहां आपको देखने को मिल रही है, ये बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए की डायरेक्शन निकालो। ए की डायरेक्शन का मतलब, ए की डायरेक्शन का मतलब हुआ कि ए का यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर चाहिए का मतलब हुआ एन कैप, और ए का यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देखो, 3i कैप + 4j कैप वेक्टर लिखा, और वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर दिया। अब मॉड निकालने का तरीका बिल्कुल क्लियर है हमें कि x² + y² करना होता है। ओके, आंसर आ गया। अब वो कह रहा है कि कोई एक वेक्टर पता करो। हमने कहा अच्छा, वेक्टर का नाम है v, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, तो तुमने कहा b के बराबर। उसमें डायरेक्शन किसकी है, तो तुमने कहा a वाली, तो हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया। b का मैग्नीट्यूड कितना है बेटे, b का मैग्नीट्यूड है 7² + 24²। कितना है, 7² + 24²। और एन कैप कितना है, एन कैप ये है, यहां पुट कर दो, दैट इज 3i कैप + 4j कैप डिवाइडेड बाय √3
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब चेक करना, ये जो भी चीज़ है ये ओवरऑल 25 बनकर आएगी, ठीक है ना। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो बेसिकली रूट हटाओगे 25 बचेगा। ब्रैकेट में अंदर लिखो 3i कैप प्लस 4j कैप, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5, इसको काट दो तो आंसर आया 5। अंदर मल्टीप्लाई करो 3 से भी और 4 से भी, तो 15i कैप प्लस 20j कैप। ठीक, मुझे स्क्वायर्स याद हैं, आपको ना याद हो तो प्लीज़ इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 15i कैप 20j कैप, 15i कैप 20j कैप, अरे वाह, डी ऑप्शन करेक्ट। आइए अगला देखते हैं। अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर हम एक वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे, और इस वेक्टर का कुछ कलर अलग कर देते हैं। ये है कलर। कह रहा है कि ये जो एंगल्स हैं एक्स वाई और जेड से वो सेम है। मतलब अगर हम इसे एक्स, इसे वाई और इसे जेड कह रहे हैं, तो एक्स से एंगल को अल्फा कहते हैं, वाई से एंगल को बीटा कहते हैं, और जेड से एंगल को गामा कहते हैं। कोई परेशानी वाली बात? जवाब है नहीं। और कह रहा है कि ये जो अल्फा, बीटा और गामा है ये बिल्कुल सेम है। हमने कहा ओके, अल्फा, बीटा और गामा सेम है। तो बच्चा ध्यान से देखो, हम इनके कंपोनेंट्स करते हैं। एक बात को अच्छी तरह समझना, कि ये एक्स एक्सिस है सपोज करो, और ये वाई एक्सिस है, ऐसा विचार करना है, और एक ऐसा वेक्टर है। ठीक, यहाँ पे कोई एंगल है जिसे अल्फा कह रहे हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर का एक्स के अलोंग कंपोनेंट बनाऊं और वाई के अलोंग कंपोनेंट बनाऊं, मैंने क्लास में सबको सिखाया हुआ है कि जहाँ पे अल्फा है, अगर ये वेक्टर वी है तो ये वी कॉस अल्फा होगा, और दूर वाला वी साइन अल्फा होगा। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। तो बेसिकली जहाँ से भी अल्फा एंगल बन रहा है वहाँ से वी कॉस अल्फा टाइप होगा। अच्छा, देखो ध्यान से, ये वेक्टर हमारा है ए, ऐसा कह रहा है। तो अगर मैं इसी आदमी का कंपोनेंट बनाने में विश्वास जताऊं कि भाई कंपोनेंट बनाना है, तो मैं एक वाई एक्सिस में कंपोनेंट बना सकता हूँ, एक एक्स में बना सकता हूँ, और एक जेड में बना सकता हूँ। अब देखो, इस ए वेक्टर का एक्स से जो एंगल है वो अल्फा है, तो कंपोनेंट बनेगा ए कॉस अल्फा। वाई में जो कंपोनेंट है वो बनेगा ए कॉस बीटा, क्योंकि एंगल बीटा है, और जेड में जो कंपोनेंट है वो बनेगा ए कॉस गामा। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ। हमने वेक्टर रिजॉल्व किया है, तो इफ आई राइट ए वेक्टर, तो मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। यही तो आएगा। जवाब है हाँ। अगर मैं ए का मॉड निकालूं, तो मॉड निकालने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, यानी कि ए कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा होल स्क्वायर। यही तो आएगा। जवाब है हाँ सर आएगा। एक काम करो, इन सब में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है सर, ये बचेगा। और ध्यान से देखो, अल्फा, बीटा और गामा क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब अल्फा, बीटा और गामा को अल्फा ही लिख लें तो कोई तकलीफ हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं होगी। इसमें क्या परेशानी है? एक काम करो, ए का मॉड ऐसे लिखो कि अंडर रूट ए स्क्वायर और फिर कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा और ये भी कॉस अल्फा, तो मेरे हिसाब से आ गया 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा। रूट के बाहर ए आ गया, रूट के बाहर कॉस अल्फा आ गया, और रूट के अंदर 3 बचा रहा। ए का मॉड का मतलब ए ही है, ए से ए कैंसिल हो गया, तो कॉस अल्फा की जगह आ गया 1/√3। ठीक, चाहे ये कंपोनेंट देखो तो ये ए कॉस अल्फा है, चाहे ये कंपोनेंट देखो तो ए कॉस बीटा है, ए कॉस गामा है, सब कॉस अल्फा ही है, क्योंकि सबके अल्फा बीटा गामा बराबर था। कॉस अल्फा या कॉस बीटा 1/√3 है,
कॉस अल्फा या कॉस बीटा 1/√3 है, कॉस अल्फा या कॉस बीटा 1/√3 है, यानी सारे कंपोनेंट्स a/√3 हैं। अगर सारे कंपोनेंट्स a/√3 हैं तो हर कंपोनेंट a/√3 है। आंसर आ गया। अगले को देखें। सवाल को पढ़ें। कह रहा है कि ए वेक्टर 2i कैप 4j कैप -5k कैप ऐसा कुछ लिखा हुआ है और कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए आर। यानी अब सवाल में हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ने हैं। अच्छा, ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं सर, ये बताइए। तो मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ और कैसे निकालने हैं वो भी बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ऐसे 3 एक्सेस है। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर है ऐसा, इस वेक्टर को हम ए वेक्टर कह रहे हैं। हमने कहा ओके। अब इस ए वेक्टर को ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सेस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सेस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जनरली यही नोटेशंस मिलेंगे आपको, और जेड एक्सेस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ठीक, तो अगर मैं कॉस अल्फा निकालूं तो ये डायरेक्शन कोसाइन है एक्स एक्सेस के अलोंग, कॉस बीटा निकालूं तो ये डायरेक्शन कोसाइन है वाई एक्सेस के अलोंग, अगर कॉस गामा निकालूं तो डायरेक्शन कोसाइन है जेड एक्सेस के अलोंग। समझे मेरी बात? ये चीजें निकालना कहलाता है डायरेक्शन कोसाइंस निकालना, कोसाइन कॉस थीटा। अच्छा, तो मैं ये जानता हूं कि अगर मेरे पास कोई एक एक्सिस है, कोई दूसरी एक्सिस है जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और मेरे पास एक वेक्टर है इस प्रकार से, लेट अस सपोज कि ये वेक्टर v है और मैं इसके कंपोनेंट करूं और यहाँ पे एंगल अगर लिखा हुआ है मान लो थीटा, तो जहां है थीटा वहां है v का कॉस थीटा। अच्छा, यानी कि अगर मेरे पास वेक्टर है a और इस वेक्टर का मुझे चाहिए कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग, तो मेरे पास आंसर आएगा a कॉस अल्फा। और अगर मैं y एक्सिस के अलोंग मांगू तो मेरे पास आएगा a कॉस बीटा, और z के अलोंग अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो आएगा a कॉस गामा। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बस ये बताइए कि डायरेक्शन कोसाइन सर कैसे निकलेंगे, ये तो हमें आ ही नहीं रहा। अच्छा, निकालते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा समझते हैं, देखना ध्यान से। अगर मैं ये कहूँ कि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना है, कॉस अल्फा, तो मैं कहता हूँ a कॉस अल्फा को अगर a से डिवाइड कर दें तो मेरे पास आंसर आएगा या नहीं आएगा, सिर्फ कॉस अल्फा? जी हाँ सर, आएगा। अगर a कॉस बीटा को a से डिवाइड कर दें तो मेरे पास आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कॉस बीटा? आएगा। अगर a कॉस गामा को a से डिवाइड कर दे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कॉस गामा? हाँ सर, आएगा। अच्छा, a कॉस अल्फा टोटल क्या था, ये x एक्सिस का कंपोनेंट था। a कॉस बीटा टोटल क्या था, ये y एक्सिस का कंपोनेंट था। a कॉस गामा टोटल क्या था, ये z एक्सिस का कंपोनेंट था। सबने कहा हाँ सही बात है। तो यानी कि x एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय a, ये x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। y एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेक्टर, ये कॉस गामा है, सॉरी कॉस बीटा है। कॉस गामा क्या होगा सर, z एक्सिस का कंपोनेंट अपॉन a। अब a का मतलब a का मैग्नीट्यूड, टापो वेक्टर यहाँ से। जब वेक्टर देखोगे तो तुम लिखोगे 2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप, यानी x की वैल्यू तुम्हें 2 मिलेगी, y की वैल्यू तुम्हें 4 मिलेगी, z की वैल्यू तुम्हें -5 मिलेगी। समझ में आया? सर अगर हम a या फिर a का मैग्नीट्यूड जिसे हम कहते हैं वो निकालें तो क्या आएगा सर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। सर कितना आंसर आया, पहले का 4, फिर आया 16, फिर आया 25। मेरी समझ में आंसर 45 है। अगर ये 45 है तो देखना ध्यान से, कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 अपॉन √45, कॉस बीटा y की वैल्यू देखो कितनी है, 4 अपॉन √45, कॉस गामा देखो कितना है, -5 अपॉन √45। डायरेक्शन कोसाइंस जब भी पूछे जाएं बच्चा, तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट डायरेक्शन कोसाइन का डिटेल में समझाया है कि उसे निकाला कैसे जाता है। तो जो फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे प्लीज उसे इग्नोर ना करें, दीज आर वंडरफुल वंडरफुल फॉर्मूलाज। आप चेक करते रहिए इससे और देखिए कि किस तरह आसानी से निकल आता है। हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं, 2/√45, 4/√45, -5/√45, ऑप्शन ए आलू ही करेक्ट है। ठीक है,
क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा है कि द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर दिस एंड दिस सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। मतलब इन दोनों में ऐसा क्या ऐड कर दें जिससे जो कुछ भी बनकर आए वो एक रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। अब समझो, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसे कहूं ए और इसे कहूं बी, ठीक है, तो मेरी समझ में ये है कि ए और बी में कुछ तो हम लोग ऐड करेंगे, कुछ एक्स, और ये जो कुछ भी आएगा ये एक यूनिट वेक्टर होगा अलोंग वाई एक्सिस। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ जे कैप होगा। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। आप सबको क्लियर है ये बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्यों नहीं क्लियर? अच्छा, इसका मतलब अगर मैं एक्स वेक्टर निकालने चाहूं तो मैं कहूंगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस माइनस ए प्लस बी। सबने कहा ठीक है। जे कैप को जे कैप रहना तो डब्बे के अंदर ए लिखो। ए कितना है बेटा? आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, क्योंकि माइनस नहीं है इसलिए डायरेक्टली ऐड कर लो। 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। अब आई का संबंध आई से, जे का संबंध जे से, के का संबंध के से। जे को रहने दो। आई 3 आई 4 आई प्लस का 3 जे और माइनस का 5 के। यही तो है? जी हाँ। जे माइनस 4 आई माइनस 3 जे प्लस 5 के। अब ये जे और ये जे, मेरी समझ में आंसर आया -4 आई माइनस 2 जे प्लस 5 के। तो ये आंसर है और हमें बी फॉर बिहार दिखाई दे रहा है और आंसर सही आ रहा है। कॉशियसली क्वेश्चन को पढ़िए, जो लैंग्वेज वो कह रहा है उसे डील करिए, वो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट 0। कह रहा कितने मिनिमम कोप्लेनार वेक्टर्स चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए ताकि वो रिजल्टेंट 0 दे दें। अब ध्यान से देखो, अगर हम एक कोप्लेनर वेक्टर लें ये, और इसी के बराबर का एक और वेक्टर उल्टा ले लें, तो फिर ये मिला करके हमें 0 रिजल्टेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर लेना पड़ेगा तभी रिजल्टेंट आएगा। और सवाल में कह रहा है कि हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी एक वेक्टर अगर ऐसा है तो दूसरा वेक्टर उल्टा करेंगे, और अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा तो इतना हिस्सा, ये जो पार्ट है, ये बचा रह जाएगा। यानी दो तो आंसर नहीं, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूँ पॉलीगॉन लॉ से, अगर मेरा ये क्लोज हो गया ट्राइंगल तो फिर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। सोचो, इसको इस तरह भी सोच सकते हो कि हम लोग यहाँ गए, डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ गए और फिर वापस आ गए। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 0। व्हाट इज द वेक्टर सम? 0। तो मिनिमम कितने लगेंगे? 3। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम पूछा गया है तो आंसर है 3। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? ध्यान सुने क्या कह रहा है। अब कह रहा है एक हॉल है, कमरा है, उसकी डायमेंशन है 10, 12 और 14 मीटर की। ठीक है, एक फ्लाई स्टार्ट करता है एट वन कॉर्नर, एंड्स अप डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट? तो सबसे पहले क्या करो कि भैया कमरा बना लो। जब तक बनाओगे नहीं, फील कहाँ से आएगा कि कमरा हमारा कुछ है? तो बनाओ। हम कमरा बना रहे हैं, कमरा। देखो ध्यान से, कमरा बन गया। इस कमरे में सवाल चीख चीख कर कह रहा है कि एक बेटा 10 मीटर है। फिर हमने कहा कि यार एक है 12 मीटर, दुनिया ने कहा ओके। फिर एक है 14 मीटर्स, सबने कहा ये भी ओके। अब वो यहाँ से चल रहा है और डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे पहुंच रहा है, मतलब आए इनिशियल और ये फाइनल यहाँ पहुंच रहा है। और अगर मैं अब इसको देखूं तो इसका रिजल्टेंट तो ये होगा। ये किस रास्ते से गया है मैं इस पर डील नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, बट क्योंकि उसने, अगर आप ध्यान से देखें तो उसने डिस्प्लेसमेंट के विषय में पूछा है, तो हम इसके पाथ से कोई मतलब नहीं है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके पाथ को इरेज भी कर देता हूँ क्योंकि उससे मेरा लेन देन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पे कमेंट करना है। अब डिस्प्लेसमेंट को देखो कैसे हो सकता है, तो मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि पहले ये एक्स एक्सेस में जाएगा, ठीक, ये एक्स एक्सेस है, फिर ये वाई में जाएगा, ये वाई एक्सेस है, फिर ये जेड एक्सेस में आएगा, ये जेड एक्सेस है, और कोने पे पहुंच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के विषय में चर्चा करनी है,
और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता नहीं, वो तो कहता है इनिशियल फाइनल के बीच में लाइन ड्रॉ करो, मतलब हम कहीं से भी जाएं डिस्प्लेसमेंट तो सेम आएगा। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दूरी 12 मीटर की है, ये दूरी 14 मीटर्स की है और ये दूरी 10 मीटर्स की। ठीक, तो यानी x में चला 12, y में चला 14 और z में चला 10। और अगर ये हो रहा है तो जो वेक्टर बनकर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो वेक्टर बन रहा है 12 आई कैप क्योंकि x में है, 14 जे कैप क्योंकि y में है और 10 के कैप क्योंकि z में है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने जाऊं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। आप मेरी समझ में इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आपको दिखाई देगा कि 14 का होता है, 144 12 का होता है और 100 स्क्वायर होता है 10 का। ऐड कर लो बेटा, ऐड करोगे सब जोड़ो जाड़ो तो आंसर 4 तो 200 हो जाएगा और आंसर वुड बी समवेयर अराउंड, जो भी आंसर आए इसका, तो आंसर कितना आएगा यार, 100 प्लस 144 प्लस 196, 440 आंसर आ रहा है, रूट 440। तो अगर मैं इसका रूट 440 करूं तो ये लगभग 21 के आसपास का आंसर आएगा। कितना आएगा, 21 के आसपास का आंसर, यानी कि नियर अबाउट 21। ठीक है, तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट नंबर टू 21, D20। तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शंस में एक ही ऐसा ऑप्शन है बच्चे जो हमारे रियल आंसर के क्लोजेस्ट है। तो जो क्लोजेस्ट है फिर वो आंसर करना है, एमसीक्यूज में इसी तरह आंसर करने होते हैं, या तो करेक्ट मिलेगा या तो क्लोजेस्ट मिलेगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है 100 को प्लेनार फोर्सेस हैं, को प्लेनार मतलब एक ही प्लेन में काम कर रही हैं, और सबका मैग्नीट्यूड 10 है और हर फोर्स π/50 रेडियन का एंगल बना रही है पुरानी फोर्स से। यानी अगर मैं ऐसा कहूं कि एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है और दोनों को प्लेनार ही हैं और दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/50 रेडियन है। इसके बाद जो अगली फोर्स आएगी ये, दिस फोर्स विल मेक एन एंगल ऑफ π/50 रेडियन, और अगली वाली इसी तरह से आती रहेगी। सबने कहा ओके, अच्छी बात है। और कितनी फोर्सेज है बेटा, ये 100 फोर्सेज हैं। तो अगर मैं दो फोर्सेस के बीच का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का ऐसे एंगल्स निकालने जाऊं तो टोटल एंगल कितना निकलेगा। तो मैंने कहा दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है, π/50, और कितनी टोटल फोर्सेस हैं, 100। अगर मैं ये निकालने जाऊं तो मेरे हिसाब से आंसर आता है 2π रेडियन। सर 2π रेडियन का अर्थ तो हुआ कि पूरा सर्कल बन गया। जवाब है हाँ, पूरा सर्कल बन गया। अगर ये पूरा सर्कल बन के तैयार हुआ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक सर्कल बना दूं आपके लिए, और सर्कल बनाने के बाद इसके सेंटर से ऐसे लाइनें निकालूं और हर एक फोर्स के बीच में बराबर का एंगल है। अगर हर फोर्स के बीच में बच्चा बराबर का एंगल है तो तुम इस बात को बहुत आराम से तुम्हारे दिमाग में थॉट कंसीव होगा कि हर एक फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स अवेलेबल है। क्या बोला, हर एक फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स अवेलेबल है, और हर फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स अवेलेबल है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 10 है। तो ये 10 और ये 10 ऑपोजिट होके कट जाएंगे, ये और ये ऑपोजिट होके कट जाएंगे, ये और ये ऑपोजिट होके कट जाएंगे, क्योंकि सब सिमेट्रिकली हैं, सबके बीच में बराबर का एंगल है और एग्जैक्ट 2π का टोटल एंगल आ रहा है। इसका मतलब कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जिसका पेयर ना हो, तो सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी एंड द आंसर वुड बी 0। ये सवाल आप लॉजिक से ही लगा सकते हैं, कैलकुलेशन से लगाने में आपकी बैंड बच जाएगी, इतना लंबा जाना नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर, सवाल पढ़ें। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर विथ एंड पॉइंट्स इतना और इतना मस्ट बी। एंड पॉइंट्स ध्यान समझें, एक वेक्टर का एंड यहां है और वेक्टर का दूसरा एंड यहां है, इसका मैग्नीट्यूड यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है। तो मैं कहता हूं कि यार इनिशियल जो पॉइंट है वो है 4i कैप -4j कैप प्लस 0k कैप, और वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है वो है -2i कैप -2j कैप और 0k कैप। ठीक है,
तो जो टोटल वेक्टर की लंबाई होगी वो इन दोनों के बीच की दूरी होगी, और दूरी का फॉर्मूला क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे बेसिकली, माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप, के तो है ही नहीं, फिर माइनस लगाएंगे और लिखेंगे फोर आई कैप इनिशियल वाला माइनस फोर जे कैप, और के तो है ही नहीं, माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस फोर आई कैप माइनस माइनस प्लस फोर जे कैप, आई का आई से देखो तो माइनस का सिक्स आई कैप, जे का जे से देखो तो माइनस का टू जे कैप बचेगा। और अगर मैं इस आर वेक्टर का मॉड निकालने लग जाऊं तो आई विल बी गेटिंग माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर, तो ये आया 36, ये आया 4, और ये आंसर आया √40। और √40 को अगर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं 5 × 8, ठीक, और 8 को अगर आप देखेंगे तो लिख सकते हैं 4 × 2, तो मेरा आंसर आएगा 5 × 4 × 2, तो 2 और 5 तो बन जाएगा 10 रूट के अंदर, और 4 बाहर आएगा तो ये आंसर आएगा 2√10। तो बेसिकली द लास्ट ऑप्शन डी आंसर है। अगले पे आते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है कि ये कोई एक्सप्रेशन है, तो हमने कहा रे एक्सप्रेशन क्या है, तो वेक्टर दिया है, कह रहा है 1/√2 आई कैप और 1/√2 जे कैप, दिस इज व्हाट, अ यूनिट वेक्टर, अ नल वेक्टर, अ स्केलर, और जिसका मैग्नीट्यूड √2 है। तो हमने कहा देखो स्केलर तो नहीं है क्योंकि वेक्टर नोटेशन में दिया है, और नल वेक्टर का मतलब होता है जीरो, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आई का भी मैग्नीट्यूड है और जे का भी मैग्नीट्यूड है, तो कुछ तो बचा ही है वेक्टर में, तो बी और डी तो नहीं है। चेक करना है कि इसका यूनिट वेक्टर है या वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 है। यूनिट वेक्टर के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आना चाहिए, और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड √2 है उसका मैग्नीट्यूड √2 आना चाहिए। अर्थ ये निकल कर आया कि इस सवाल में कुछ और नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z², अगर हमें आई जे के कैप में लिखा है तो। देखो आई कैप का जो कंपोनेंट है बेटे वो 1/√2 दिया गया है, और जे कैप का कंपोनेंट भी 1/√2 दिया गया है, और के कैप में तो है ही नहीं, तो उसे जाने दो। मुझे ऐसा लगा 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 आएगा, अगेन 1/2 आएगा, 1/2 1 होगा, और 1 का रूट भी 1 ही होगा। अरे सर मैग्नीट्यूड 1 आ गया, दुनिया वाले कहेंगे मैग्नीट्यूड 1 है तो ये व्यक्ति कौन है, यूनिट वेक्टर। समझ में आया, सवाल बहुत आसान है ना, बस ये बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि समझना कितना ज़रूरी है सवालों को। एग्जाम निकालना इज नॉट अ बिग डील, आप इनको समझने की कोशिश करिए, और जितना अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेंगे उतना ही आप ग्रो करेंगे। तो हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे बहुत सारे, है ना, थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। क्लास में थ्योरी पढ़िए, डिस्कशन करिए। कह रहा है एक वेक्टर है जो 2 आई कैप और 3 जे कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, कह रहा है ए और वाई एक्सेस के बीच का एंगल बताओ। तो इस सवाल को देखने का मेरी समझ में कुछ ऐसा नज़र होनी चाहिए कि आप एक्स एक्सेस बनाइए और वाई एक्सेस बनाइए। सर एक्स और वाई ही क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वेक्टर एक्स और वाई में दिया गया है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है जी हाँ सर। तो कोई एक वेक्टर है जिसका एक्स एक्सेस का कंपोनेंट 2 है और वाई का कंपोनेंट 3 है, अर्थात कि अगर मैं इस वेक्टर का एक्स में कंपोनेंट देखूंगा तो 2 आएगा, और वाई में कंपोनेंट देखूंगा तो 3 आएगा, यानी वाई का कंपोनेंट 3 और एक्स का कंपोनेंट 2, ठीक है सर। अर्थ ये निकला कि अगर मैं इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं इस तरह से, इस तरह से, तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सबने कहा ठीक है। फिर ये कह रहा है कि सर एक बात बताओ, इसका ना वाई एक्सेस से एंगल बताओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसने वाई एक्सेस से एंगल पूछा, तो हमने कहा ये वाई एक्सेस से एंगल है। वाई एक्सेस से एंगल को हम लोग जनरली बीटा बोलते हैं। सबने कहा ठीक है। अच्छा चेक करो वाई एक्सेस से एंगल कैसे निकलेगा। अगर मैं गलती से निकालूं टैन बीटा, तो टैन बीटा की जगह आएगा, अब देखना ट्रायंगल चेक करना कौन सा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में अगर ये बीटा है तो बीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और बीटा के साथ में बेस है। परपेंडिकुलर की जगह पे ये 2 लिखा हुआ है और बेस की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर की जगह पे 2, बेस की जगह पे 3। तो मेरे लिए जो टैन बीटा आया बेटा वो आया 2/3, तो बीटा की जगह हमारे पास आंसर आया
tan इनवर्स 2/3। तो बीटा का आंसर आ गया है, tan इनवर्स 2/3 कहीं लिखा है। बी फॉर बिहार इज द करेक्ट ऑप्शन। सीपीएमटी का क्वेश्चन है, पुराना है, लल्लू सवाल है, डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखें बेटा, सवाल को पढ़ें। कह रहा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप इज। कह रहा है भैया आई कैप प्लस जे कैप की जो डायरेक्शन है ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। क्लास में हम लोगों ने इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए हो, आप चाहेंगे कि उसी वेक्टर के मॉड से उस वेक्टर को डिवाइड कर दें। हमारे पास गिवन वेक्टर कौन सा है, ये वाला, इसी को लिख दें आगे, यानी आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय, इसी वेक्टर का मॉड निकालना है। तो अब मैं अलग से इसका मॉड निकालता हूं। ध्यान से देखना बेटे, इस आई के साथ 1 लिखा है, तो यानी x की जगह पे 1 आया। इस j के साथ भी 1 लिखा है, यानी y की जगह भी 1 आया। तो मेरा जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z है नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। x की जगह बेटा 1 है, y की जगह 1 है, स्क्वायर मारोगे इट वुड बी टर्न आउट टू बी √2। भैया यहाँ लिख दो √2। क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर चमक गया? जी हाँ सर, जी जान से यूनिट वेक्टर आ गया, मजा ही आ गया। और यूनिट वेक्टर अगर तुम्हें चमका है बेटे तो देख लो कहाँ है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। तो ये थे आज के लेक्चर के 15 क्वेश्चंस। अगले लेक्चर के 15 क्वेश्चंस हम करेंगे कल। हर रोज 15 से 20 क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन, मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और टॉपिक को कैसे सोचना है, यानी कि ओवरऑल जो थिंकिंग प्रोसेस है, इस थिंकिंग प्रोसेस पे डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें, हमें फॉलो करें, जिससे हम आपको ये सोचना सिखाएं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दें फिजिक्स में, ये है थिंकिंग प्रोसेस। कैसे हम ये बात समझ पाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट टीचर अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चंस में और कहते हैं देखो आंसर आ गया, और वो बहुत आसान भी होते हैं, पर हम वो खुद से कैसे सोच पाएंगे? तो जब तक आसान से आसान सवाल को डिस्कस करके नहीं करेंगे कि ऐसा ही क्यों किया, यही क्यों किया, है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि ये ही क्यों, इस पर अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो सिर्फ रटा हुआ सवाल या लगाया हुआ सवाल ही आ सकता है, नए सवाल आपसे नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ पर डिस्कशन हमारा मेन एजेंडा है। हम डेली एक एक लेक्चर 15 से 20 क्वेश्चंस का लाएंगे, और 15 से 20 क्वेश्चन आसान आसान ही होंगे, बस में बहुत सारा डिस्कशन हम कर रहे होंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नए 15 से 20 सवालों के साथ। एआईसी लाइव को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और फिर मिलते हैं कल।